ओके। सो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अर्थमित्र गुरुकुलम के इस और एक एपिसोड में, जिसको हम शानदार शनिवार कहते हैं। तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज हमारे साथ में जुड़े हैं जिराफ। ठीक है, अभी ये जिराफ क्या है, कैसे है, क्या काम करता है, उसके लिए आज हमारे साथ में सौरव घोष जी जुड़े हुए हैं, जो कि को फाउंडर है जिराफ के। एंड जिराफ के बारे में मैं कुछ बता दूं तो दोस्तों, फिक्स इनकम जो आजकल कहीं ना कहीं हम मार्केट वॉलेटिलिटी और वो सबसे कहीं ना कहीं आज हम सब कहीं ना कहीं कुछ परेशान है, कुछ खुश हो रहे हैं। तो उससे कुछ हटके फिक्स इनकम सेक्टर में एक नया ऑल्टरनेट है, जिसका नाम कहीं ना कहीं, जिराफ का नाम आप सभी ने शायद सोशल मीडिया कैंपेन से आजकल बहुत बज हो रहा है, तो आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा। सुनते हैं हम सौरव से। सौरव के बारे में बताऊं तो he has more than 10 years experience in financial industry and he is alumni from IIM अहमदाबाद। और उन्होंने 10 साल में कॉर्पोरेट सेक्टर में, फाइनेंसिंग में, रियल एस्टेट में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपना रोल प्ले किया है। सो सौरव, ओवर टू यू एंड लेट्स हियर फ्रॉम मैन हिमसेल्फ। थैंक यू मिलिंद जी। एक तो बहुत खुशी हो रहा है कि मैं यहाँ पे आज हूँ एंड इतने सारे आई थिंक आपके एसोसिएशन के लोग हैं, तो थैंक यू सो मच। मैं एक बार प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ मेरा। एक बार स्क्रीन दिखे तो मुझे बताना मिलिंद जी। तो ओके ओके, हाँ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप सबको? यस सर, यस इट इज विजिबल, मेक इट फुल स्क्रीन सर। ओके डन, परफेक्ट परफेक्ट। सर, आज का टॉपिक है कि एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स एंड लुक एट प्रोडक्ट्स बियॉन्ड ट्रेडिशनल फिक्स्ड इनकम। तो आज इस टॉपिक के बारे में एक बार शुरू करना चाहता हूँ विद एक सम बैक इनटू द हिस्ट्री, कि एक बार देखते हैं कि 1990 से इंडिया में फाइनेंशियल इंडस्ट्री और मार्केट कैसे इवॉल्व हुई है। तो आप अगर इंडिया में देखोगे तो पहले 1992 में स्टॉक मार्केट पहले खुला था, एंड जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे और जो अर्ली मूवर्स थे स्टॉक मार्केट में, वो तभी के एचएनआईज थे, वो तभी के आई वुड से फाइनेंशियली savvy इन्वेस्टर्स थे जो पहले पहले वहां पे इन्वेस्ट करे। फिर 2000 अगर हम देखेंगे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खुला। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वो लोग ने पहले पार्टिसिपेट किया जो ऑलरेडी 90s में स्टॉक मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अभी आप देखोगे कि 2 डेकेड हो चुका है, 20 इयर्स हो चुका है, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज प्रीटी मच, मैं क्या बोलता हूँ, आज मेन स्ट्रीम। आज एक जो 50,000 मंथली कमा रहा है वो बहुत कंफर्टेबल है 5,000 रुपए का एसआईपी करने का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो कोई भी आज एक नया एसेट क्लास, कोई भी एक नया इंडस्ट्री को 10 साल 20 साल लग जाता है मच्योर होने के लिए, जहाँ की सब जाके वो प्रोडक्ट समझ पाए, वो फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करे। तो आई थिंक लास्ट आप अगर 5 से 7 साल में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे नए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज और इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस आई है, और मैं एक बार 2 मिनट के लिए इस स्लाइड पे उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो आप अगर देखोगे, ये यहाँ पे बहुत टेक्स्ट है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खाली एक बार ये ग्राफ बॉटम लेफ्ट में देखिए। यहाँ पे वाई एक्सेस पे मैंने यील्ड एंड रिटर्न दिखाया है और एक्स एक्सेस पे रिस्क। तो आप अगर देखोगे बॉटम एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में, विच इज लो रिस्क लो यील्ड, इज आपका फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स, और फिर एक बार थोड़े और रियल एसेट्स में आ जाते हैं, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। एंड एकदम आप अगर दूसरे एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे देखोगे तो आज के नए नए इन्वेस्टमेंट, काफी सारे इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है, आप सब समझते हो। एंजल इन्वेस्टिंग जो हम बोलते हैं, इन्वेस्टिंग इनटू स्टार्टअप्स, क्रिप्टो करेंसी, आज लोग आर्ट, विस्की, बहुत बहुत नए नए चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी ये जो टॉप एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, दिस इज नॉट समथिंग जो वी बिलीव इज फॉर द रिटेल masses or retail individual investors. ये जो crypto currencies, angel investing, these are I would say very high risk products, and HNIs with that kind of risk appetite can participate in this. So जब हमने जिराफ शुरू किया, हमें कहाँ पे गैप लगा? हमें लगा कि आज फिक्स डिपॉजिट्स है, इक्विटीज है, बॉन्ड्स है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, लेकिन फिर भी जो बड़ा गैप है वो है ये इक्विटी मार्केट और आपके हाई लो रिस्क और लो रिटर्न वाला स्पेक्ट्रम है। और ये जो बीच का स्पेक्ट्रम है उसी को हम बोलते हैं हाई यील्ड एंड फिक्स्ड इनकम। अभी दिस इज अ प्रोडक्ट जो हमें लगता है कि इज राइट एंड गुड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, एंड दिस इज अ प्रोडक्ट विच विल मैच्योर एंड बिकम वेरी बिग ओवर द नेक्स्ट 2 डेकेड्स। अब अगर एक बार आप ग्लोबल स्टडी से भी देखोगे, मैं खाली 1 मिनट इस पे लूंगा, इज ग्लोबली आज मोस्टली
सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सारे रिसर्च पेपर्स बोलते हैं कि आपका 20% पोर्टफोलियो ऑल्टरनेट्स में होने चाहिए। नाउ इंडिया जहाँ पे अपनी फाइनेंशियल जर्नी में है, नॉट एवरीवन इज फाइनेंशियली लिटरेट, फाइनेंशियल मार्केट्स को मैच्योर होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। तो इंडिया के लिए प्रॉब्ली वो नंबर 5-10% है, बट इंडिया इज इवॉल्विंग एंड मूविंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन। Now, I will come back to this slide later. मैं एक बार पहले बताता हूँ कि what is fixed income and why should you consider the fixed income space. I think the most important reason है कि आपको diversify करना चाहिए अपने equity market से. I think every investment class में risks अलग होती है. तो आप अगर equity में, अगर मैं public equities जो public listed markets के बारे में बात करूँ, वहां पे सबसे बिग रिस्क है मार्केट रिस्क। व्हाट इज मार्केट रिस्क? मार्केट रिस्क इज मोस्टली एक्सटर्नल फैक्टर्स। आज अगर यूएस में इलेक्शंस हो रहा है, आज अगर रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, आज अगर इंडिया में कोविड हो रहा है या ग्लोबली कोविड हो रहा है, इंडिया में इलेक्शंस हो रहा है, ऑल ऑफ दीज इवेंट्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन इक्विटी मार्केट्स, राइट? सो दीज आर व्हाट वी कॉल एज मार्केट रिस्क। नाउ अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ इक्विटीज में है, सो आपका पोर्टफोलियो इज एक्सपोज टू ओनली वन काइंड ऑफ रिस्क, व्हिच इज मार्केट रिस्क। So what you have to and what is portfolio theory or diversification says कि आपको अपना portfolio को spread out करना चाहिए so that you expose and balance your portfolio with different kinds of risk. So I think fixed income is diversifying your portfolio, giving you a new asset class other than fixed deposits and public equities, so that you create a high yield portion of your portfolio which is not exposed to market risk. सो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एक टिपिकल पोर्टफोलियो में जनरली हम बोलते हैं कि एक पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो इज रिस्क फ्री कॉर्पस, दूसरा पोर्शन इज ग्रोथ कैपिटल। आज इंडिया में सब लोग अपना ग्रोथ कैपिटल इक्विटीज में डालते हैं और रिस्क फ्री कॉर्पस विल मोस्टली बी इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स या गोल्ड। नाउ इज दिस अ टिपिकली वेल बैलेंस पोर्टफोलियो? द आंसर इज नो, बिकॉज आपका सारा ग्रोथ कैपिटल इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड जो आपका रिस्क फ्री कॉर्पस है उसमें आपके रिटर्न बहुत कम बन रहे हैं, राइट? So what is a better balanced portfolio? जो हम बोलते हैं यहाँ पे, तो obviously मैं अपनी marketing कर रहा हूँ तो मैंने इसको जिराफ products बोला है, but this is basically what we say is fixed income products. आप high yield fixed income space में आपका 5 to 10% of your portfolio from fixed deposits या 5 to 10% of your portfolio from equity market, you can invest in fixed income products so that the portfolio becomes more balanced, and this is the part of your portfolio which is not subject to market risk. Second is what is the advantage of these high yield fixed income products? यहाँ पे आपका risk is not market risk, but at the same time returns are equity like. So I'll come to the products we do at Giraffe, but in the high yield fixed income space, all our products are between 10 and 20% in return, 30 days and 3 years in tenure. Now that 10 to 20% in return, I'll be on an average up, you'll make 12.5, 13% return. It is essentially return which is like equity markets, but the risk is very different and it is non-market linked. So you are getting higher returns than traditional fixed income assets. Your traditional fixed income asset being fixed deposits, high rated bond papers, जो आज आपको 4 to 8% के range में returns देती है. So you are getting fixed income, but at the same time equity like returns. I think this was a slide which I wanted to focus ki why fixed income is so exciting. And I think the biggest advantage of fixed income product is कि आपको हमेशा पता है कि आपका पेमेंट कब आने वाला है और आपके प्रोडक्ट की मैच्योरिटी कब होने वाली है। बिकॉज ऑफ दिस क्लैरिटी आप अपना फाइनेंसेस बेटर प्लान कर सकते हो। इन इंडिया आई थिंक all people have different kinds of financial obligations, जो हम बोलते हैं जैसे आज 30 डेज में सबके किसी के पास EMI है, क्रेडिट कार्ड बिल्स है, घर का रेंट भरना है, काफी सबके पास डिपेंडेंट्स है तो घर पे पैसे भेजने होते हैं। सो दीज आर टिपिकल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो हर 30 डेज में रिकरिंग होती है। फिर एक साल का अगर मैं पकड़ूं तो हम सब आपको किसी को वेकेशन जाना है, किसी को कुछ और एक्सपेंसेस करनी है, लॉन्ग टर्म थोड़ी से और जो 2 to 3 years के गौरव आपकी आवाज नहीं आ रही है। I think he got dropped out. No, he's still there. Am I audible? Yes, now you are audible. Yes. Okay. Yeah. So I was saying any of these financial obligations जो 30 days, 1 year, 2 to 3 year वाले bucket में है,
you can't meet this financial obligation by saving or investing your money in equity market. क्योंकि आप अगर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि आप किस टाइम के बाद वो पैसे को आप इक्विटी मार्केट से विड्रॉ कर पाओगे. आप अगर विड्रॉ कर पाओगे, आप प्रॉफिट में कर पाओगे या लॉस में कर पाओगे, वो आपको पता नहीं है. सो इक्विटी मार्केट्स इज वेरी गुड. आप अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है, अगर मैं 5 साल 7 साल 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, इक्विटी मार्केट इज अ ग्रेट प्रोडक्ट, क्योंकि ओवर अ लॉन्ग टर्म इट हैज प्रूव टू बी स्टेबल. लेकिन अगर मेरे को 30 डेज में पैसा चाहिए, मुझे 1 साल में पैसा चाहिए या 2 या 3 साल में भी पैसा चाहिए, इक्विटी मार्केट्स कैन नॉट गारंटी यू अ रिटर्न. एंड बहुत वॉलेटिलिटी हम ऑलरेडी अभी लास्ट 2-3 महीने में देख रहे हैं. सो इट इज नॉट द राइट एसेट क्लास टू इन्वेस्ट. तो अगर मुझे मेरे गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स के लिए, दिस इज व्हाट इज गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, मेरे monthly goals are paying my EMI, house rent, credit card bills. Annual goals can be vacations. 2 to 3 year goals can be weddings and education or buying a car. ये जो goal based investments है, उसके लिए fixed income is a great product. क्योंकि फिक्स इनकम में आपको हमेशा पता है कि मैं 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे इतना रिटर्न मिलेगा. और अगर रिटर्न मिलेगा तो मुझे हर महीने मिलेगा, क्वार्टर में मिलेगा या 2 साल के एंड में मिलेगा. So with fixed income, clarity on investments and clarity on कब पैसा वापस आएगा is completely there. So you are able to plan your finances better. आज अगर मेरे को 30 डेज में कुछ ऑब्लिगेशन में मैं टिपिकली पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखूंगा, उसमें क्या फायदा हो रहा है, मेरे को वही 4% 5% रिटर्न मिल रहा है. So with fixed income products, you are able to plan your finances better as well as earn the higher yield, जो is almost like equity like returns. So this is the biggest advantage of fixed income products, which I repeat is to नॉन मार्केट लिंक्ड रिटर्न. बाहर कुछ भी हो रहा है, आपका पोर्टफोलियो इंपैक्ट नहीं हो रहा है जो फिक्स इनकम में. सेकंड है कि आप एफिशिएंट पोर्टफोलियो प्लानिंग कर पा रहे हो, बिकॉज यू नो कि आपके पेमेंट की मैच्योरिटीज कब हो रही है. सेकंड, ये अगेन आई विल कम बैक टू दिस लेटर कि एट जिराफ व्हाट आर वी ट्राइंग टू सॉल्व. एट जिराफ हम बोल रहे हैं कि आपको अलग अलग नीड्स होती है एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टर और एज एनी पर्सन इन्वेस्टिंग मनी इन एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट. कभी कभी मुझे एक सेकेंडरी इनकम अच्छा लगता है कि महीने में सैलरी के साथ साथ मुझे कुछ और आए तो मेरे ऑब्लिगेशंस मीट हो. मुझे कुछ लोगों को लिक्विडिटी अच्छा लगता है कि अगर मेरे को जब भी मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अच्छा नहीं लगता, मेरे को सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करना है. कुछ किसी को लगता है कि यार मेरे को रोज मेरा पोर्टफोलियो खोल के देखना नहीं है कि पोर्टफोलियो ऊपर है नीचे है, कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब उसको बेचना है. सो व्हाट वी कॉल इज एफर्ट इन इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट इज वेरी हाई. तो किसी को लो एफर्ट है, एक बार मैंने पैसा डाल दिया, फिर मुझे नहीं देखना है कि मेरा पोर्टफोलियो कितना कर रहा है, रोज रोज मेरे पास टाइम नहीं है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल लो एफर्ट इन्वेस्टिंग. ये सारे जो गोल्स है कि सेकेंडरी इनकम, लिक्विडिटी, लो एफर्ट इन्वेस्टिंग, ऑल ऑफ दीज कैन बी बेसिकली डन यूजिंग फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स. आई विल गो बैक टू दिस स्लाइड जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि हम फिक्स इनकम में क्या क्या प्रोडक्ट्स करते हैं. नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेन रिस्क in financial investments, and I'm not talking of liquidity risk, जो हम सबको समझ में आती है. मैं खाली 2 important risk बताना चाहता हूँ. एक है मार्केट रिस्क. मार्केट रिस्क इज व्हाट आई सेड इज जो आप अगर इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो दैट यू टेक, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, ऑल ऑफ दैट इज मार्केट रिस्क. द सेकंड टाइप ऑफ रिस्क इज क्रेडिट रिस्क. सो आप जब फिक्स इनकम प्रोडक्ट से आप डाइवर्सिफाई इक्विटी मार्केट से आप जब डाइवर्सिफाई करते हो इनटू फिक्स इनकम प्रोडक्ट, you are actually diversifying from market risk to credit risk, and credit risk is a very different kind of risk. So what is credit risk? Credit risk is basically, and ये जो सारे products यहाँ पे लिखा हूँ, what do we do at Giraffe with fixed income is हम companies को कुछ तरह का debt financing करते हैं. That debt financing is directly made available to retail individual investors, and individual investors are effectively giving debt to a company. Now when you give debt or some loan to a company, आप क्या risk ले रहे हो, that is what we call credit risk, कि वो company मेरा loan वापस चुकाएगा या नहीं. So that is a credit call on the company, and that risk is called credit risk. So in these fixed income products, and even when we unknowingly we take this risk. So for example, fixed deposit is an example of fixed income product. अगर आपने फिक्स डिपॉजिट HDFC बैंक पे ओपन किया है, यू आर टेकिंग अ क्रेडिट रिस्क विद HDFC बैंक. आज हमने सब देखा है PMC बैंक और वो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में क्या इश्यूज थे. सो द क्रेडिट रिस्क वाज विद दैट बैंक, और एंड इन सम केसेस देयर आर डिफॉल्ट्स इवन विद फिक्स्ड डिपॉजिट्स. द सेकंड इज when I talk about all of these products, right? So ये सारे products एक एक करके मैं इसमें जा रहा हूँ.
सारे प्रोडक्ट्स उसका एग्जाम्पल है कि हम ये अलग अलग तरह के का डेट फाइनेंसिंग है टू कंपनीज, उसको मैंने अलग नाम दिया है, उसके सबके अलग नुआंसेस हैं। सो कॉर्पोरेट डेट इज बेसिकली अ प्रोडक्ट जहां पे हम नॉर्मल डेट या लोन देते हैं कोई भी ट्रेडिशनल कंपनी को, ये टिपिकली रेटेड होता है। तो मैं वो कंपनी का बैलेंस शीट, लास्ट साल का 5 साल का फाइनेंशियल्स, उसका परफॉर्मेंस देख के मैं डिसाइड करता हूँ कि ये कंपनी को मैं लोन दे सकता हूँ। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट डेट। आज सारे बैंक्स एक्चुअली क्या करते हैं, आज आप कोई भी बैंक अगर आप देखोगे, वो बैंक क्या करता है, आप पैसे डालते हो बैंक में इन फिक्स डिपॉजिट्स और सेविंग्स बैंक अकाउंट, वो बैंक उसी पैसे को आगे लेंड करती है कॉर्पोरेट्स को एट 13-14%, आपको देता है 4-5%. So the bank is into the business of borrowing from you as a retail individual and lending to corporates. We at Giraffe, what we are doing is we are giving you that ability to buy, cross this bank and directly invest with the corporate and earn that 13-14-15% directly for yourselves. So that is essentially what we are doing. So corporate debt is a product where आप एक लोन या डेट दे रहे हो एक कंपनी को, वो कंपनी के बैलेंस शीट देख के, उसका लास्ट 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख के, इसके लिए ये कंपनीज विल बी लार्ज कंपनीज, इन मोस्ट केसेस दे विल बी रेटेड कंपनीज, एंड इसके लिए इसका जो यील्ड रेंज है वो 8-14% है। टेनोर टिपिकली हम जिराफ में सारे प्रोडक्ट्स में 30 days to 3 years के में ही ऑपरेट करते हैं, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट जिराफ पे 3 years के ज्यादा टेनोर का नहीं दिखेगा। Invoice discounting, I think invoice discounting is a product again very well understood. In invoice discounting आप basically working capital financing कर रहे हो। मैं इसको explain करता हूँ। एक कंपनी आज एक वेंडर को उसको पैसे देनी है एंड वो 90 days का उसके पास क्रेडिट है। सो एक वेंडर जब कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करता है, उसने काम तो सारा कर दिया, लेकिन उसको 90 दिन के बाद क्रेडिट मिलेगा। तो अभी वो वेंडर को आज अगर पैसा मिल गया तो उससे क्या फायदा होता है, उसने आज खर्चा भी आज किया, उसको पैसे भी आज मिल गए, तो उसका वर्किंग कैपिटल एफिशिएंट होता है। वरना आज वो खर्चा करता है और पैसे उसको 90 दिन के बाद मिलते हैं। सो इनवॉइस डिस्काउंटिंग इज बेसिकली जस्ट फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल गैप कि पेमेंट एंड कलेक्शन के बीच में जो डिले रहता है, उसको हम इनवॉइस डिस्काउंटिंग से फिल करते हैं। सो ये टिपिकली एक शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट है, इसके लिए 1 to 6 months टिपिकली रहता है, और ये यील्ड भी इसके लिए 10-15% के बीच में होगी। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड डेट। इन स्ट्रक्चर्ड डेट और कॉर्पोरेट डेट में मैं डिफरेंस बताता हूँ। स्ट्रक्चर्ड डेट में बेसिकली हम कंपनी के बैलेंस शीट या लास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस ये सब देके पैसे नहीं देते। स्ट्रक्चर्ड डेट में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक कंपनी के एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक कैश फ्लो या कोई कोलैटरल को देख के पैसे देते हैं। सो अगर मेरे को पता है कि एक कंपनी कोई एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रहा है, या कोई एक रियल एस्टेट डेवलपर एक नया प्रोजेक्ट कर रहा है, तो मैं उस प्रोजेक्ट, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसको देख के मैं उसको लोन देता हूँ, एंड आई टेक कंट्रोल ऑफ ऑल रिसीवेबल्स फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट और दैट प्लांट एंड गिव अ डेट अगेंस्ट दैट. So this is not a blind balance sheet funding based on the company's strength or performance. It is funding against specific cash flow with collateral. So structured debt में you will see a lot of collateral in the form of hard collateral as well as personal guarantees, corporate guarantees, etc. Next product है leasing. Leasing basically में हम companies को capex को opex में convert करने के लिए help करते हैं। So आज हर कंपनी के पास बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर कंपनी को डेटा सर्वर्स खरीदना है, आज एक डेटा सर्वर 1 करोड़ रुपए का है। अभी वो सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए 1 करोड़ आज खर्च करना बहुत महंगा पड़ सकता है। तो हम क्या बोलते हैं कि डेटा सर्वर हम खरीद के आपको लीज पे देते हैं। तो उस 3 साल का अगर हम उस पे लीज करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग 1 करोड़ अपफ्रंट टुडे, वो हमें 3 साल के लिए 3 साल के ऊपर पे कर सकता है, और 3 साल के बाद वो डेटा सर्वर वापस उसके पास चला जाता है। So what this helps is कि आज कंपनी को instead of making an upfront investment today, they are able to spread their cash flows over 3 years. So that is what is leasing, converting capex to opex for companies. Last है जो startup ecosystem में popular हुआ है, venture debt and revenue based finance. हम इसको अलग नाम ही देते हैं क्योंकि startups को evaluate करना बहुत अलग तरीके से होता है। Venture debt and revenue based finance is basically for companies which are either loss making or have negative cash flows, which more or less means the same thing. So companies which are loss making or have negative cash flows are evaluated very differently. So हम उसको ट्रेडिशनल कंपनीज की तरह नहीं देख सकते, उनपे पूरा असेसमेंट अलग होता है, और इसके लिए आप देखोगे इसके प्राइसिंग में
टिपिकली काफी हाई रेंज ऑफ प्राइसिंग है 15 to 24%, एंड हम टेनोर भी बहुत शॉर्ट करते हैं बिकॉज इतना लॉन्ग टर्म कॉल हम स्टार्टअप्स पे नहीं ले सकते. सो दीज आर ऑल 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स. इसके नाम अलग अलग है इस, एंड बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट इसके रिटर्न और इसके नॉर्मल टेन्योर ऑफ द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट. सो एज जिराफ हम क्या करते हैं, बिकॉज ये सारे प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म पे है, यू एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस. आपको अगर 10% प्रोडक्ट चाहिए वो भी है, 20% प्रोडक्ट चाहिए वो भी है, 3 महीने का प्रोडक्ट चाहिए वो भी है, 3 साल का प्रोडक्ट चाहिए वो भी है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ चॉइस विथ यू. All of them are fixed income. Fixed income means they will give you this fixed return over the fixed period of time, right? So these are just different names. These names are the only common thread is key. This is a type of debt financing that we do to companies. The nature of debt financing is different, and because of that different nature, you get different yields and different tenors for each of these products. So Giraffe caters to all of these products, and hence all products on our platform are between 30 days and 3 years and between 10 and 20%. Why do we like this space? We like this space because we feel that fixed income is very attractive in this space. अगर मैं खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास 7 साल 9 साल 10 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन है, मैं खुद इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करूंगा. लेकिन अगर मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल है, 2 साल है या 3 साल है, फिर equity for me is not the right product. And these are the products which is fixed income, where we take a credit risk and not a market risk, is where I will invest in. I just want to cover a bit about Giraffe. So at Giraffe, ये आप सारे products अगर आप देखे हो हम क्या कर रहे हैं, these are all banking products. Banks, NBFCs, private equity funds have been doing this for the last 10 years. Lot of HNIs have been investing in these products through funds for the last many years. हम जिराफ में क्या कर रहे हैं कि हम इसको डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं. Through technology, we are making all of these products accessible to retail individual investors, everyone out there. That's why if you see that the team over here जो हमने बनाई है जिराफ में, we are all financial services and background is from, I would say, corporate finance and financial services industry. So मिलिंद जी ने एक में बहुत kind introduction दिया था. तो my background has been for the last 10 years I've been raising capital for infrastructure and real estate companies. तो मैंने बहुत structured credit transactions किया है, right from international private equity, debt funds, domestic public sector bank, private sector bank and the likes. My co-founder Vineet, he started his career with large corporate team of Axis Bank, and he was a very early member of Piramal Capital's private equity and NBFC arm. तो वो जब ज्वाइन किया था less than 10 employees थे, वो जब छोड़ा 1000 employees थे, and he was managing a 10,000 crore book out of South India for Piramal. Vikas Bansal, who is head of investments and origination at Giraffe, he has 15 years of experience in banking. He has for the last 9 years been heading BFIG group for Kotak Bank, which is a banking and financial institution group of Kotak Bank for North region. He is also from IIT Kharagpur, IIM Lucknow, so very good pedigree. And Kotak at Giraffe, he heads the traditional banking products of corporate debt and supply chain financing because he is from that background. Pratik Goel wo mera batchmate hai, IIM Ahmedabad ka. He has experience from Royal Bank of Scotland, and then India mein he was working with Bravia Capital and One Crowd, which was a venture capital firm. So his background is in leasing in as a VC. Last 5 years mein he's made more than 100 investments in startups. So he understands the startup products of venture debt and revenue-based finance very well. So between the four of us, I would say, this is mostly the leadership team on the investment and origination side, because I want to tell you the products that we do, they are very banking like products, and it requires a lot of experience to do these in the right way. As a startup ourselves, हमने भी equity ली है from very prominent and well-known investors. We have raised $7.5 million, which is almost 56 crores led by Accel Partners. Accel is one of the most well-known global investors in the world. Globally, for example, they are one of the first investors in Facebook, जो आज Saurav, we cannot hear you now.
think he has left. No, he's there. सौरभ, आपका स्क्रीन स्टॉप हो चुका है, उसको जरा फिर से रीशेयर कीजिए. Am I audible now? Yes, yes, yes. आज कुछ मीटिंग में कुछ तो इश्यू है आज. No worries. No worries. So I hope you heard me. So Accel, one of the top 5 global venture capital firms, हमारे में investor है. So we are very proud of that. Second, आप सब equity markets background से हो तो you might know शिवानंद मानकेकर, केदार मानकेकर. They are the more introvert Rakesh Jhunjhunwala of the equity market. So he is the professor of Wellinger and SP Jain. He is quite well known in Mumbai at least. So उनकी family office ने हमें invest करी हुई है. And then obviously India startup ecosystem के काफी well-known entrepreneurs have shown faith. So Siddharth Shah of Farmeasy, Ramakant of Livspace, Prashant of MedLife. So they're all investors in Giraffe. So I think the reason हम लोग हमारे investor के बारे में बात करते हैं because I think end of the day investment is a very trust-based process. So हर platform को अपनी एक credibility develop करनी पड़ती है, and then only people trust us and participate. So I think a big starting point for us is all these well-known people have shown faith in Giraffe, and that was a matter of pride. एक second, yeah. Giraffe, हम लोग we are a young organization. We went live last year in September 2021. Since September, so almost 9 महीने हुए, and in 9 months, today we are a team of 51 people across various departments. Through our platform, we have done today more than 360 crores of transactions. There has been no delays and defaults till date, but this is a metric, at scale. If you do 5,000, 10,000, 20,000 crore, it's not something that we expect it to be zero. We are no magicians. So this is a risk, which is what we call credit risk, which we should all be always aware of. Till date, we have returned 170 crore of capital. So हम लोग भी, we keep trying to build confidence with our investors. जैसे जैसे लोग invest करते हैं, उनको अपना, returns दिखता है, time पे दिखता है. That's how we keep building credibility and trust with them. So in a short time frame of last 9 to 10 months, I think, this is a kind of traction that we have been able to show. Yes. So this is, I think, I will stop sharing my screen now and I can go back to the presentation if need be. But I think, I thought I'll spend half an hour talking about fixed income and Giraffe, and now, happy to answer your questions. थैंक यू सौरभ. सबसे पहले तो मैं एक सवाल पूछूंगा कि जिराफ है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके फॉलो करने हैं? इट इज आरबीआई और सेबी, और टेल मी समथिंग अबाउट दिस. यस. सो जिराफ में जो रेगुलेशन है ना, वो 2 लेयर के रेगुलेशन है. तो एक है जो जिराफ लेवल, जो वी एज जिराफ एज अ कंपनी हम कैसे रेगुलेटेड होते हैं, एंड देन सेकंड जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जो हम ला रहे हैं उनके रेगुलेशंस क्या है. सो आई विल टॉक अबाउट द सेकंड वन फर्स्ट. So मैंने 5 प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया था, and I'll go back to that slide. 1 minute. तो ये जो 5 प्रोडक्ट्स है, कॉर्पोरेट डेट, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, ये सबके अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स होती है. सो कॉर्पोरेट डेट, स्ट्रक्चर्ड डेट, वेंचर डेट, ये जो भी डेट जहां पे भी देखते हो, all of these we do through private placement of debentures, of NCDs, non-convertible debentures. Now, private placement of NCDs is a well SEBI regulated guidelines. So we follow those SEBI regulated guidelines to the T when we issue these debentures. So this completely falls under the purview of SEBI. In leasing also, sometimes we use NCDs. So wherever we use NCDs, we follow private placement guidelines, and that is SEBI regulated. Invoice discounting comes under a regulation of RBI called factoring. So there is a factoring act and there are associated factoring regulation. Invoice itself is an RBI recognized instrument. So हम जो भी contracts करते हैं and जैसे भी structure करते हैं, they are all in compliance with factoring act and RBI regulations. In leasing, typically हम एक structure करते हैं कि where we incorporate a SPV or a LLP जो asset खरीदता है और फिर companies को lease पे देता है. Now, when we incorporate a SPV or a company, all of them fall under the Companies Act, which is again a part of RBI. So all the products that we do in Giraffe, they are done using regulated instruments and regulated products,
and each of these products have their own set of regulations which we follow when we do a transaction. That was, that is one part of the regulation. Second is, we as Giraffe, we are a digital platform today. So as a digital platform, and that is true for, neo banking, Jupiter ho, ya, there are a lot of digital platforms जो आज इंडिया में operate कर रही है. Digital platforms के how should digital platforms operate? Regulations are limited. Whatever regulations are there, and we keep seeing regulations keep coming up from time to time. So we are compliant with whatever regulation is out there in the market, but that regulation is limited. Now, what we have done additionally to regulate ourselves is that we have gone ahead and taken a SEBI investment advisor license, क्योंकि जो आपको सबको समझ में आता है जो RI लाइसेंस है, हमने वो इसलिए लिया है क्योंकि हम भी इन्वेस्टर से बात करते हैं. So we wanted to fall under some kind of regulation, so we went and took that, so that at least we are SEBI regulated as a company. So this is how we operate, at a company level. And at the product level, like I mentioned, all are regulated products, and we follow the regulations, 200% for each of these products that we do. Right. One more question, Saurav, कि अभी तक तो अपना लक है कि अपना कोई एनपीए नहीं आया है, बट व्हाट डू यू, मतलब अपना एनपीए क्या हो सकता है, कितना लेवल तक जा सकता है? दैट व्हाट टू. यस. So I will draw parallel. I said ये इंडस्ट्री कहाँ से इवॉल्व हो रही है, मैं आपको बता रहा था. बेसिकली for last 50 years, 100 years, this entire product is basically giving debt or debt financing to companies. जो हम companies को debt financing कर रहे हैं, कौन ये पास्ट में कर रहा था? Banks, NBFCs, ये सब पास में कर रहे थे, right? So we don't have historical data for digital platforms doing this, but what data we have is banks and NBFCs, ये सारे products जो यहाँ पे 5 दिख रहे हैं, सारे banks for the last 30 years, 50 years कर रहे थे. Now, so if I look at that historical data, all large banks, and I don't want to take names of Yes Bank and DHFL and these kind of players, because यहाँ पे integrity issues है. There is no solution for integrity. But I will take names of Kotak, HDFC, Bajaj Finance. If you look at all the top banks and the way they operate, historically they have had less than 1% net NPAs. Right, so that has been, and that is the kind of NPAs they have seen at scale of 1 lakh crore, 5 lakh crore, those kind of AUMs. हम जब छोटे होती है, जब स्केल करते हैं, जब like still 5,000 crore, 10,000 crore, NPAs और कम होनी चाहिए, because you have ability to pick and choose credit. आज मुझे पूरे कंट्री को जाके लोन नहीं देना है, उन बैंक्स को उनके स्केल पे ऑलमोस्ट पूरे कंट्री को लोन देना है. So I can pick and choose credit, and I can be picky about the transactions I do at a small scale. Second is, what do we do as a company to maintain, for reducing NPAs or being very focused on not having NPAs? There are 3 things. One is process, and I'll come to the process, separately what we follow. Second is that all our products are sub 3 years. Now, when I said they are sub 3 years, actually from the point कि fixed income is exciting sub 3 years. लेकिन सब 3 years का और एक रीजन है कि क्रेडिट असेस करना इजी होता है. अगर मैं आज बैंक्स 5 साल, 7 साल, 9 साल का भी लोन देते हैं कंपनीज को, क्योंकि उनको देना पड़ता है. बट अगर मैं एक कंपनी के बारे में सोचूं कि वो 5 साल तक कैसे परफॉर्म करेगा, 7 साल तक कैसे परफॉर्म करेगा, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, मार्केट फैक्टर्स, एनवायरमेंट फैक्टर्स, कंट्री फैक्टर्स, जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. सो एसेंशियली क्या होता है, बैंक्स आर एक्चुअली टेकिंग इक्विटी कॉल या इक्विटी रिस्क और डेट का प्राइस दे रहे हैं. So what we are doing is we are only doing short term sub 3 year product. उसमें मुझे आज कंपनी का स्टेटस बहुत अच्छे से पता है, मैं काफी रीजनेबली प्रोजेक्ट कर सकता हूँ कि कंपनी नेक्स्ट 1, 2, 3 साल में कैसे करेगा. So it is far easier to do credit and risk assessment for short term products. Second thing that we do is that all our products have periodic payout. मतलब आप हर एक प्रोडक्ट में आपको मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली में पेआउट्स मिलेंगे. वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि आपका अगर 3 साल का भी इन्वेस्टमेंट है, आपको 2 साल के एंड में ऑलमोस्ट 60, 70, 80% कैपिटल वापस मिल जाता है. सो विद टाइम योर एक्सपोजर टू योर इन्वेस्टमेंट्स कीप रिड्यूसिंग. सो इफ यू डाइवर्सिफाई इनफ, एंड आप इवन 3 साल के प्रोडक्ट में एवरेज मैच्योरिटी 1.5-2 साल होगा, तो इफ यू डाइवर्सिफाई इनफ, you keep getting money back under each of these investments. अगर एक भी इन्वेस्टमेंट में डिफॉल्ट हुआ, आपका तभी एक्सपोजर तो उस इन्वेस्टमेंट में तो कम होगा ही होगा, और ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे भी बहुत कम होगा. So the impact to your portfolio will be minimal. So these are the 3 things that we do to ensure this, and I have told you how at for banks what the numbers have been. So
And Saurav, why should any company come to you and not going with the bank? राइट सो हम लोग see हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है बहुत ट्रेडिशनल है. दे आल्सो नीड टू इवॉल्व टू मीट द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री व्हिच दे आर नॉट एबल टू. So there are three reasons again why people come to us. So there is one is there is a space जहाँ पे बैंक्स ऑपरेट ही नहीं करते. फॉर एग्जांपल स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंक्स ऑपरेट ही नहीं करते बिकॉज उनको लॉस मेकिंग कंपनी आज समझ में नहीं आता है. होता है मेरे को बैलेंस शीट देखा, बैलेंस शीट में लॉस है तो उनको लोन ही नहीं मिलेगा. सो दैट इज वन. सेकेंड है हम क्या करते हैं, बहुत सारे जैसे इनवॉइस डिस्काउंटिंग में हम काफी सारे लार्ज कंपनीज के वेंडर्स के साथ काम करते हैं. अब वो वेंडर्स को क्या, वो वेंडर्स छोटे हैं, उनका बैलेंस शीट वीक है, उनको वापस बैंक से लोन नहीं मिलता. बट हम क्या करते हैं, वी वर्क विद एंड वी वर्क एट अ रिलेशनशिप विद दीज लार्ज कंपनीज. So those large companies, we tell them that we are here to support your vendor ecosystem. आज आप अगर मुझे कमिटमेंट दो कि ये इनवॉइस जेन्युइन है और आज आप टाइम पे करोगे, आई एम विलिंग टू वर्क विद दोस वेंडर्स. So we take a more practical call and work with vendors where banks are not able to work. So these are two examples where there's a gap कि banks work ही नहीं करते. Second reason why people come to us is for structuring. आज बैंक में क्या होता है, आप कुछ भी लोन लो, आपको मंथली पेमेंट करना है. एंड अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको 3 महीने बाद एनपीए कर देंगे, आपका रिपोर्टिंग हो जाएगा. नाउ व्हाट वी डू इज दैट, एंड बैंक्स डोंट अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग बिजनेस बिफोर गिविंग द लोन. सो हम क्या बोलते हैं कि हम पहले बिजनेस समझेंगे, आपके बिजनेस का कैश फ्लो समझेंगे और उसके हिसाब से हम रीपेमेंट स्ट्रक्चर करेंगे. उसमें हर बिजनेस को फायदा होता है. फॉर एग्जाम्पल कोई अगर एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रहा है, उसको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टेबलाइज होने में 6-9 महीने लगेंगे. उसको आप बोलोगे पहले 6-9 महीने में हर महीने इंटरेस्ट भरो, उसके लिए पेनफुल है. सो हम बोलते हैं कि अच्छा मेरे से लोन लो 2-3 साल का, बट 6 या 9 महीने आपको इंटरेस्ट नहीं देना है. These are flexibilities that which we are able to give, which banks are not able to give. And these businesses value a lot because this is looking at their business and their business needs. We are able to give them a debt. So this is the second most reason they come to us. Third is mostly I would say timing, speed, relationship, which is basically with a bank में आज आप लोन एप्लीकेशन दोगे, प्रोसेस होगा, 3-6 महीने लग जाते हैं. We can turn around in 30, 45, 60 days. So I think a mixture of all these three reasons why people come to us at different buckets. Saurav, what is the minimum ticket size that one needs to invest in this? Yeah, so minimum ticket size on our platform is 1 lakh rupees. So we have not kept it below that because we feel that products आज नए हैं, exotic है. आज अगर ये म्यूचुअल फंड जितना मेन स्ट्रीम हो जाएगा तो हम भी इसको मिनिमम 1000 रुपीज कर सकते हैं. बट वाइल दीज प्रोडक्ट्स आर न्यू एंड एक्सोटिक, हम चाहते हैं कि लोग इनको समझे और समझ के इन्वेस्ट करें. एंड जस्ट नॉट आज क्रिप्टो करेंसीज में मैंने 10,000 डाल दिया बिना समझ के कि क्या कैसे चलता है वो. सो अगर वो इन्वेस्टमेंट साइज बहुत कम होता है, people start investing without understanding the product. तो इसके लिए हमने इसको 1 लाख रखा है कि and we also want to spend time with our customers, with our partners, कि प्रोडक्ट समझे और समझने के बाद एडवाइस करे या इन्वेस्ट करे. So minimum is 1 lakh rupees. And how much, I mean, you should advise to have allocation of client of this thing. You had So, one slide in between, but just I want yes. to understand. Yeah, so we typically advise like 5 to 10% to begin with. So 5% to begin with and 10% over at least next 1 year. Again, mostly people say 20%, but I think because products naye hai, 5 to 10% is a good starting point of your overall portfolio. So depending on whatever that portfolio size is, and this should be spread across again at least 5 to 10 investments. So आप उस हिसाब से diversify कर पाओ. So investor will have a choice to do in this thing, or how is it? Yeah, so yes, the choice is with the investors. हम लोग अब हमारे प्लेटफॉर्म में आप सब लॉग इन करके देख सकते हो. It takes 1 minute. So giraffe.com, all of you all are please feel free to log in. Basically हर एक अपॉर्चुनिटी लिस्ट होती है, आप उसको समझिए, पढ़िए. हम उसमें काफी डेटा देते हैं. उससे भी ज्यादा डेटा या समझना हो तो आप हमसे बात कर सकते हो. एंड यू कैन चूज टू इन्वेस्ट इन विच एवर यू लाइक. तो आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से. सो यू आर फ्री टू पिक एंड चूज आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है. So we will have a few questions. If anybody has, please raise your hand so we can take one by one. Yeah, Manish.
Manish, unmute yourself, please. Hello. Hello, Manish ji. Yeah, good evening. Good evening. I just wanted to know if there is any default from the company where the amount is invested. Then what would the investor have to deal it directly, or Giraffe will be the intermediary for that? Yeah. Hey, thank you, Baniji, for answering you because I didn't cover this. So Giraffe plays, I would say, what role Giraffe plays in this entire process. First and foremost, all opportunities on Giraffe platform are 100% exclusively originated by us. So we pick and choose the opportunities. At any point in time, we are speaking to 50 companies जो हमें अच्छी लगती है, जो structure हमें अच्छी लगती है. Then based on with complete focus on retail investments, we look at risk only from retail participation. जो हमें ठीक लगती है, those are the ones that we list on the platform. So the quality of opportunities on the platform is something that we ensure and through our processes. Second is that post investment, we actively do asset management or monitoring. That is on two levels. Every month हम हर company से MIS लेते हैं to understand कि वो company is doing better or worse than जब से हमने पैसा डाला है. तो हमने पैसा डाला था 3 महीने में, और 3 महीने में वो कंपनी और बेटर कर रही है और खराब कर रही है. Those are important early warning triggers for us. सेकेंड है कि हर एक ट्रांजैक्शन कॉवेनेंट्स रखता है कि तुम्हें इतना कैश मेंटेन करना है, इतना डेट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको ये कंप्लायंसेस करनी है. दीज आर ऑल विच वी कीप ट्रैकिंग ऑन अ मंथ बेसिस. थर्ड इज अगर डिफॉल्ट होता है इन ऑल दीज ट्रांजैक्शन दैट वी डू, Giraffe plays the role of asset manager. In debentures we play the role of debenture holder representative. Basically in some form we play the role of hand holding the investment throughout the tenure of the investment. So कल अगर default होता है जो आपके question था, Giraffe will represent all the retail investors and take appropriate action to enforce collateral, monetize collateral, take legal action, all of those things. So retail investors को कुछ नहीं करना है. All those actions and steps will be taken by Giraffe to try and monetize and recover whatever we can. So all contracts, documents that you sign at the time of the investment already have provisions for all of this. Divyesh bhai. हेलो. हेलो सर. हेलो. 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 हाँ सर, सुनाई दे रहा है आपको. हाँ. अच्छा सर, ये आपका जो प्लेटफॉर्म है उसमें दो चीज पूछनी थी कि ये प्रोडक्ट नए हैं, तो कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम लो रिस्क टू हाई रिस्क? हाँ, तो सर टिपिकली एक तो थंब रूल आप समझ लीजिए कि कोई भी आज मतलब देयर इज नो फ्री लंच, राइट? तो आपको कोई भी हाई रिटर्न बिना रिस्क से नहीं आ रहा है. ये 5 प्रोडक्ट में लो रिस्क हाई रिस्क. हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ. तो एक तो आप रिटर्न देख के भी गेस कर सकते हो विच इज हाई रिस्क लो रिस्क. जो रिटर्न ज्यादा देता है टिपिकली इज आल्सो बिकॉज दे आर हायर रिस्क. हैविंग सेड दैट, lower risk in this will be corporate debt. Why corporate debt is lowest risk is because हम लोग काफी लार्ज कंपनीज के साथ काम करते हैं जिनके मतलब 20-30 साल का हिस्ट्री है, वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स है, मोस्टली रेटेड कंपनीज है. सो टिपिकली दिस विल बी द लोएस्ट रिस्क. एंड हाईएस्ट रिस्क विल ऑब्वियसली बी वेंचर डेट, रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंस, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ है. ये सारे स्टार्टअप्स लॉस मेकिंग कंपनीज है, एक उनका ग्रोथ पोटेंशियल है जो हम एनालाइज करके काम करते हैं. बट ऑब्वियसली बिकॉज स्टार्टअप्स है एंड लॉस मेकिंग है, दे विल बी द हाईएस्ट रिस्क. सो कॉर्पोरेट डेट लोएस्ट. ओके सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये आपका जो है प्लेटफॉर्म है, तो आप बोल रहे हैं कि आ रहे हैं लाइसेंस ले रहे हैं, तो आर यू गोइंग टू स्टार्ट म्यूचुअल फंड? क्योंकि ये क्लैश होगा बिजनेस का. हमारा जो बिजनेस है, हाँ नहीं सर, अच्छा आपने पूछा, लाइसेंस ले रहे हैं तो वो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस सब चीज आ जाती है ना. राइट. नहीं सर, हमने एक्चुअली हमें पता नहीं था हम क्या लाइसेंस ले. तो हम जब, क्योंकि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं बता रहा था आज आरबीआई सेबी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई लाइसेंस प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है. हमें बहुत सारे लोग पूछते थे कि आप रेगुलेटेड हो, अनरेगुलेटेड हो. हमें बोलना अच्छा नहीं लगता था हम अनरेगुलेटेड है. वी वांट टू बी रेगुलेटेड आवरसेल्व्स. सो हमने आरआई लाइसेंस लिया क्योंकि हमारा कस्टमर्स के साथ कुछ लेवल पे इंटरेक्शन होता है, क्योंकि हमारे सपोर्ट में, हमारे चैट में, हमारे कॉल सेंटर में कॉल्स आती है, तो हम कस्टमर्स के साथ बात करते रहते हैं फॉर आवर प्लेटफॉर्म. तो इसके लिए टू गवर्न दैट इंटरेक्शन हमने आरआई लाइसेंस लिया है. हम ये जो सारे प्रोडक्ट्स है उसको छोड़ के हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एंड वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट बिजनेस. अगर कोई नया रेगुलेशन या लाइसेंस आता है आरबीआई से
या सेबी से, हम इमीडिएटली वो ले लेंगे। दूसरा, यहाँ पे सबके लिए मैं बता दूं, वी आर इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग आवर ओन एनबीएफसी लाइसेंस। तो वो हमारा अगर जब एनबीएफसी लाइसेंस आ जाएगा, सो देन वी विल बी आरबीआई रेगुलेटेड। तो एनीवे हमें तभी आ रहा है कि जरूरत नहीं है, तब तक हमने ये सर, लाइसेंस ली हुई। इसमें एम्पलमेंट के लिए क्या करना पड़ता है? एम्पलमेंट के लिए? हाँ सर, एम्पैनलमेंट के लिए स्टेप सिंपल है। हमारा टीम यहाँ पे है, मिलिंद जी भी सबके कांटेक्ट शेयर करेंगे। राजू, राहुल, काफी सारे टीम मेंबर्स इस कॉल पे है। एम्पैनलमेंट के लिए आपको बस एक फॉर्म भरना है। हमारा partners.giraffe.com एक पोर्टल है सारे चैनल पार्टनर्स के लिए। तो वो पोर्टल में आपको आपके सारे डिटेल्स, आपके क्लाइंट के डिटेल्स सब आपको दिखेंगे। तो एम्पैनलमेंट के लिए बस एक सिंपल फॉर्म भरना है, वो हम आपको बता देंगे कॉल के बाद। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। Minesh ji. Just a minute. Yeah, Minesh ji, please unmute yourself. So I want to know that, like currently RBI is taking away licenses of so many P2P lending. So what is the chances of you be away from the business? Yeah. नहीं सर, सो सी व्हाट इज आरबीआई करंटली डूइंग, एक तो P2P नहीं, वो लोग प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स का वो लाइसेंस ले नहीं रहे थे एक्चुअली। जो ये काफी सारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो काफी सारे लोग थे, वो ये बाय नाउ पे लेटर और ये सब जो क्या थे, वो बेसिकली सम काइंड ऑफ लोन प्रोडक्ट या क्रेडिट प्रोडक्ट दे रहे थे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को। एंड क्योंकि ये अनरेगुलेटेड प्लेयर्स आर नॉट अलाउड टू गिव दिस काइंड ऑफ लोन प्रोडक्ट्स, वहां पे कोई एक्सप्लिसिट रेगुलेशन नहीं था, बट वो ग्रे एरिया हमेशा से था। आरबीआई ने आके खाली उसको एक्सप्लेन किया है, उसको क्लैरिफाई किया कि भाई आप लोग बिना लाइसेंस के लेंडिंग नहीं कर सकते। So they had just found a loophole and were doing this. So it's not like RBI कुछ अलग कर रही है, कुछ नया कर रही है। RBI has कोई P2P प्लेयर का लाइसेंस रिवोक नहीं हुआ है। सारे ये जो P2P प्लेयर्स, अगेन चाइनीज कनेक्शंस, अगर ये सब है तो RBI काफी स्टेप्स ले रही है। बट अदरवाइज एज अ इंडस्ट्री और एज अ बिजनेस को RBI is very supportive of the fintech industry if you are doing business in the right way. What they are only saying is that you should not increase unnecessary risk for the overall India landscape. So I think RBI has been very supportive. हम भी all the time we keep a lookout for new regulations that come and we will keep being compliant. Like I said कि जो हम products कर रहे हैं वो भी कुछ नए innovative products नहीं है। Private placement of debentures, factoring, ये सारे they have been there for the last 10 years. We are only using it in a way that retail investors can directly participate as per regulated procedures and guidelines. So we are not doing anything outside of regulation. So I don't see any challenge from RBI in that respect. And what will be the partner brokerage? Sir, we have a very standardized brokerage which is 1% per annualized 1%, क्योंकि हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग टेनोर है। तो अगर आप 6 मंथ के प्रोडक्ट में आपको 0.5% मिलेगा, 2 साल के प्रोडक्ट में आपको 2% मिलेगा। तो 1% annualized for all our products. On that will be on monthly basis? Payout is on monthly basis. तो आप जो भी बिजनेस करते हो within the 7th of the next month आपको payout मिल जाएगा। And do you lend to employees of reputed companies? No sir, we are हम जैसे मैं बोला, हम लोग all products that we do is basically we are lending and taking a call on companies and businesses, not on individuals. Okay. So, Thank you. Pratik ji. Am I audible? Hello. Yes, Pratik ji. Actually, the same company like yours, named Grip Investment. Yes. So, like, are you both doing the same work or there is something different? Sir, Grip 10,000 only. तो Grip mainly used to do leasing. जो हमने 5 प्रोडक्ट्स बोली थी उसमें से एक प्रोडक्ट Grip कर रहा था। आप अगर Grip के प्रोडक्ट देखोगे, they typically are mostly all with startups, very high yield which is 21-22% with startups. तो हम लोग काफी स्प्रेड आउट करते हैं। हमें रिस्क सिर्फ उतने हाई रिस्क कैटेगरी में ऑपरेट करना अच्छा नहीं लगता है। So we do across 8 to 20-21%, and the high risk one will be maximum 10% of the products on our platform. So yes, Grip is some kind of, I would say, overlap
जो लीजिंग में विद स्टार्टअप्स वो लोग काम करते हैं, दैट इज अ वेरी स्मॉल प्रोडक्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम. रविंदर जी. सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो डिपॉजिटर को पे आउट होगा वो क्यूमुलेटिवली होगा या मंथली क्वार्टरली या की ऑप्शन है आपके पास? सर सब मंथली क्वार्टरली ही होगा. ऐसे क्यूमुलेटिवली बहुत कम ऑप्शंस में पे आउट होता है. तो आपको जब इन्वेस्टमेंट आप करोगे, आपके साथ एक रीपेमेंट शेड्यूल, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के पहले ही आपको एक रीपेमेंट शेड्यूल दिखेगा. वो शेड्यूल में आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि आपको कब कब पैसा मिलने वाला है. मोस्ट केसेस में इट इज मंथली और क्वार्टरली, तो आपको उस हिसाब से पे आउट मिलेगा. तो रीपेमेंट में प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ खाली होगा उसमें या सिर्फ इंटरेस्ट पहले दिया जाएगा? सर ये अलग अलग स्ट्रक्चर होता है. जैसे मैंने बोला, जनरली हम कंपनीज को समझते हैं, हम उनके बिजनेसेस के नीड या रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्ट्रक्चर करते हैं, ताकि हम लोग को भी बिजनेस से पे आउट हो. सो ये टिपिकली मतलब अलग रहता है हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए. तो आप इन्वेस्ट करने के पहले ही आप ध्यान से देखना, हम सारा डिस्क्लोज करते हैं. इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, मंथली है, क्वार्टरली है, तो आप देख के डिसाइड कर सकते हो. नहीं, मेरा मतलब जो आप रिटर्न रीपेमेंट करोगे उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का एलिमेंट दोनों का होगा या ओनली? हाँ मैं समझ गया सर. मैं बोल रहा हूँ वो भी मतलब केस टू केस डिफर करता है. कभी कभी इंटरेस्ट होता है, कभी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ईएमआई के तरफ के तौर पे जाता है. तो सारे मिक्स कॉम्बिनेशंस है. सो देयर इज एप्लीकेशन फॉर्म में चॉइस रहेगा, उसका ऑप्शन रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म में? एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं रहेगा सर. आप जब इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको पहले से बता देंगे, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो जो आपको सूट करे. ओके, थैंक यू. विशाल जी. Please unmute yourself. Vishal ji, I want to ask what are the asset classes Jira will invest in, and what are the plans for investors? Because I just joined the session, I don't go through all this. So, sir, I'm just sharing my screen again. These are the 5 products that we do. One is corporate debt, working with large companies with strong balance sheets, so giving debt to them. Invoice discounting with lots of companies. Structured debt, basically giving loan against some identified cash flow, collateral, security. They are typically very secured with lots of collateral and hard collateral, as well as personal guarantees, corporate guarantees, and like that. Leasing, which is helping companies convert capex to opex, and then venture debt, which is basically giving debt to startups. So these are the 5 products that we do. So I didn't understand your next question. What is the plan for investors? So if you can just elaborate a bit more, I can. I mean, just mutual fund have a schemes with the different asset classes. So these are the schemes basically. You just show the screen. Yes, sir. So you can think of it like schemes because they are different products with different, I would say, characteristics. So you can think of it like that. So you can understand each of these products and choose to invest which you like, understand, on that basis. And suppose my parent, one senior citizen, want to invest for his fixed income scheme. So which scheme will be better investment for the? Sir, typically corporate debt and leasing, because in leasing you get monthly cash flows. I have seen my parents personally, they like leasing because they are not earning any income post retirement. So some monthly cash flows from their investment is something that they like. So you can look at leasing. And the second one is corporate debt, mainly because it is low risk as well. So for senior citizen, risk, I would say appetite is low. So that is the other product that you can look at. Okay. So suppose the senior citizen want to monthly income of 20,000. How much investment required for this lease scheme and other one you told? So monthly 20, typically 7-8 lakhs. If you do, you'll get monthly 20,000. Monthly 20,000. Okay. And
That depends from again opportunity to opportunity, but I'm giving you a very average case. Please have a look at the specific one and you will know the exact. Yeah, one more question. You can say last question. Is there any risks to capital if I invested 20 lakhs? Suppose I investing in the 20 this lease scheme 20 lakh rupees. Is there any risk like is it related to market risk just like a mutual fund, or the capital is safe? No, it is not related to market risk. But what we do in leasing, for example, is we buy an asset and give it on lease to the company. Sometime, let's say the company's financial performance goes down, they are unable to continue the lease. Then what happens is the asset comes back to us. So when it comes back to us, we can give it on lease again to some other company, or we can sell the asset in the market and realize value. So typically, these are the options that are available if the company is unable to meet the lease terms that we enter into with. So that is the risk. Again, in all of this, it's credit risk, whether the company can make payments that they have agreed to over the period of time. That is something that we do an analysis on. We study the company, we take a call whether this company is credit worthy, and then do these transactions. So if the short answer to your question, is there risk to capital? So the answer in any high yield product is always yes. We do our best to minimize that risk. And my only request is that you should diversify, like you mentioned, 20 lakhs. Even if you invest 20 lakhs, do it across 10, 15 investments so that your risk is extremely diversified. Okay. Okay. And also, Vishalji, the one thing he has mentioned in the starting of his presentation is like this is a product between like low yielding debt instrument and high yielding market linked equity. So this is in between kind of a structure, kind of a product. जहाँ पे you should have around मतलब 5 से 20% आपका allocation रख सकते हो. This is what is suggestion. I mean, 5 to 20% of your total portfolio you can allocate into this kind of a product. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Jayesh ji. Meanwhile, दोस्तों यहाँ पे in case of empanelment or any queries, you can write down to the partners@giraffe.com. ये chat में राजू जी ने डाल दिया है. Oh. Yeah, Jayesh ji. हेलो. हेलो. हाँ सर, मुझे जानना है कि टैक्सेशन के लिए कैसा रहेगा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ सर, ये सारे इनकम मोस्टली इंटरेस्ट के रूप में आता है, विच इज योर अदर इनकम. तो आपको आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेस भरनी है. शॉर्ट टर्म में आएगा कि लॉन्ग टर्म में आएगा? नहीं, एज पर सर कुछ मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो. अगर से आपका इनकम 100 रुपए का हुआ, मतलब इंटरेस्ट इनकम विच इज योर गेन्स या प्रॉफिट 100 रुपए का हुआ, so that 100 rupees is taxable as per your income tax slab. Doesn't matter short term or long term, it is as per your income tax slab. तो आपको अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आ रहे हो तो टैक्स उसपे 30% है, 10% टैक्स स्लैब में आओगे तो टैक्स 10% है या 0%, जो भी आपके टैक्स स्लैब के. This will be added to your income. This any further questions if somebody has left? No. Pratik ji, last question. Pratik ji, yeah. Pratik ji, please speak up. आपका आवाज नहीं आ रहा. Pratik ji, आपका आवाज नहीं आ रहा. Okay, last one, Minesh ji. Yeah, Minesh ji, please unmute yourself and ask. You have mentioned that credit first product is rated. So what is the rating and given by which company? Yeah, so wherever there's a rating, there mostly it will be CRISIL, CARE, ICRA, your regular rating agencies, and typically we are in the 8 to 12-14% bracket, which I spoke about. So mostly 8% are AA rated companies, and then you'll get 13-14% to BBB kind of companies. So that is the spread in rating. Mostly they will be with the your usual rating agencies like CRISIL, CARE, and ICRA. And what can be the NPA and what can be the impact on percentage? I didn't understand. See, if it's a 8 to 14% yield giving product, and if any NPA comes, so will it come to 7% or 6%?
Sir, it on the product level, it can come to even loss of capital of 20-30%, right? So 20-30%, let's say worst case, it can be even 80-90%. So I'll keep repeating what we do is, you will keep getting periodic payments. So agar 2-year ka product hai, if the default is in the first month itself 100% gone, but बहुत unlikely hota hai, because looking at the company situation today, we have done a transaction. So typically, even if you assume there's a default after 1 year, 15 months, you have got 70-80% capital back. So your loss in that case is 20-30% of capital. तो आप 7-8% तो भूल ही जाइए. But that's why I said that कि आपको diversify करना चाहिए. तो आप अगर 10 लाख का portfolio बना रहे हो across 10 investments, 9 investments में आपको you get your full return. On that one investment, you lose 20-30% capital. So overall, on an investment, on a portfolio level, you still make a double-digit, kind of a return. So that's the way you should look at it. Instead of looking at a per investment level. It is like 8 to 14%. So like 14. Are you investing any more risky products, or it depends like such products that for that the return is coming volatile? No, sir. What I'll tell you, all these products are, all AIFs have been doing it for a while. Like when I say alternate investments, big fund managers have been doing it. This is a space which we call performing credit. आप search कर सकते हो. So what is performing credit? It means that it requires a lot more of credit evaluation, credit analysis, and then you take a call that this is a good company to work with, and that is why you get a high return. What typically you see low yield products are rated papers is companies doing public issues of themselves. आज टाटा मोटर्स खुद का ही बॉन्ड इशू कर रहा है, रिलायंस खुद का ही बॉन्ड इशू कर रहा है. So typically then you go for only high rated papers because no one has done a due diligence other than a rating agency giving a rating. But what this space is, there's a third party who's doing a due diligence, assessment, analysis, and then bringing an opportunity to you. So they are typically, you don't go by the rating. It is based on the assessment itself. All fund managers, large fund managers, do these products. It is based on assessment and just not based on purely on a rating. So I won't say it's higher risk. It is just that some companies, structured products may ratings are not, very easy to do. So a lot of rating agencies don't even do rating for a lot of products that we spoke of. And since how many years Giraffe is into the business? So we launched last year, September 2021. So it has been around 10 months, into operations. Okay, thank you. So thanks a lot, friends. I would suggest जैसे client का पैसे डालने से पहले अपना खुद का capital डालिए and just started testing this waters. तो जब आपको कुछ problems आता है, कुछ issues आते हैं या फिर कुछ queries आते हैं, तो ये आपको you will be able to handle it properly before going to the client. Also client के पास आप जा रहे हो तो go with the right expectations of the client. Okay, मतलब managing their expectation is in your hand. I mean, Saurabh ji has a different set of products, but आपको client को क्या देना है, आपको समझ रहा है कि 8% में कितना रिस्क है और 14% में कितना रिस्क है. जैसे कि सौरभ जी ने बताया 8% probably double A kind of thing and 14% maybe kind of a triple B. तो आपको ये double A और triple B समझता है, client को नहीं समझता है. So have a right expectation of the client and take this thing and started slowly diluting to the client. एकदम से ये मत कीजिए, introduce मत कीजिए, तो then his experience should be nice and you should get a little more returns than what is the traditional debt products. Saurabh ji, fantastic. Thanks a lot. I just want to add one closing line, Ankur ji. Thank you, Milind ji, Ankur ji, all of you all for inviting me and having me here. I think I really enjoyed speaking to a very large audience. I hope it was helpful and beneficial. Last thing is only that, again I repeat, investment is a very trust based process. We are not here 1 साल 2 साल के लिए. We want to build a product for India. So we are here for next 10 years, 20 years, 30 years. We are in no hurry to grow. आप आज खाली एम्पैनल करके नेक्स्ट 2 साल धंधा भी नहीं करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट आप आके register and keep seeing what activity is happening on the platform. So you don't need to participate. If you participate with a 1 lakh rupees, keep testing it out. At least आपको 10 साल बाद product understanding हो जाएगा to explain and take it to your client then. So no one is in a hurry. Mutual funds को भी 20 साल लगा है to reach where it is today. No investment product will become an overnight sensation. तो आप इसको उस हिसाब से देखिए. We are all here in for the long run.
क्लाइंट का पैसा ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सब समझ के डिसीजन लीजिए। थैंक यू। एंड दोस्तों इम्पैनलमेंट का ये राजू जी ने चैट बॉक्स में डाल दिया है। इम्पैनलमेंट के लिए partners@giraffe.com, giraffe में GIRAAF.com। तो इस पे कुछ भी क्वेरीज है so you can reach them, और any in case of any other queries also you can reach us to us। so हम लोग will introduce to Raju ji or the right person in the Giraffe। Saurav ji, thanks a lot for a wonderful session, and it was a lot of value addition, and hope this will add one different set of product in the basket for the our mutual fund friends, so that they can give us to the client। तो जो clients मांगते हैं कि कुछ और चाहिए या फिर कुछ different चाहिए, then and can get us a little more than what is the traditional product। Thanks a lot, and we look forward to have a good association with you going ahead। Same here, Ankur ji. Thank you so much. Thank you. Yeah, so we will close this with this thing। Thanks a lot, friends। Thank you.